मेहमान खास में आज के खास मेहमान बने मुआशरे में अहम मुकाम रखने वाले और एक अहम जिम्मेदारी अदा करने वाली शख्सियत डॉक्टर रिजवान नसीर, डीजी रेस्क्यू पंजाब, उनको मिलने रेस्क्यू हेडक्वार्टर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्या जी। हाल है? खैरियत हम से हाथ तो आप? मिला नहीं सकते तो हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे। हाँ, आइए। थैंक यू। ये हमारा इमरजेंसी सर्विसेज का हेडक्वार्टर्स है, जिसको आमतौर पे लोग रेस्क्यू 1122 के नाम से जानते हैं। 1122 वो नंबर है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया है, तो हमारा शॉर्ट नेम रेस्क्यू है, और 1122 जो वो नंबर है जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एज एन इमरजेंसी नंबर दी। डीजी रेस्क्यू ने हमें अपने हेडक्वार्टर का विजिट करवाया। ये हमारी सर्विस है जी। इसके अंदर हमारा मेन जो है वो एम्बुलेंस सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये जदीद एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में हमने डिज़ाइन की, इसमें सब कुछ फ्रॉम मॉनिटर इवन टू वेंटिलेटर तक हमने जो है वो इसके अंदर दिया। ये स्पेसिफिक ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर था, स्पाइन बोर्ड कमर की चोट के मरीज़ के लिए, इसमें ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर भी साथ दिया गया। फायर सर्विस का हमने चैलेंज लिया, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की पूरी टीम बनाई जो हमने पहली बार बनी, और इसी तरह कम्युनिटी सेफ्टी में अब 1,24,000 से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, और 10 लाख में हमने अवेयरनेस लेके गए हैं अगले साल। तो हमारा कोशिश ये है कि हर अब यूनियन काउंसिल में हमारी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये हमारे कंट्रोल रूम्स है। हर ज़िले का एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है जहाँ पे कॉल्स आती हैं। अगर यहाँ पे कॉल ये नहीं ले रहे तो फिर ऑब्वियसली हम इमरजेंसी पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो इसको साथ साथ विजुअली मॉनिटर किया जाता है ताकि हमें पता हो वो अगर उठा हुआ है, दिमाग चल रहा है तो इसका मतलब सर्विस चल रही है, अगर दिमाग नहीं चल रहा तो इसका मतलब सर्विस नहीं चल रही। इसी तरह हमारी जितनी व्हीकल्स हैं उनको हम सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए देखते हैं किस वक्त वो निकली, किधर है, क्या है। सो हर वक्त वो मॉनिटर हो रही होती है। ये हमारा सिटीजन फीडबैक है। इसमें जो भी बंदा हमारी सर्विसेज अवेल करता है उनको एक बाकायदा फीडबैक उनका लिया जाता है। अगर आपका 11% से ज़्यादा बैड फीडबैक किसी का आ रहा है तो वो रेड में चला जाता है। तो 95% सेटिस्फैक्शन रेट देना किसी भी सरकार के सेक्टर में ये छोटा चैलेंज नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि और ये हमारा डेली की आप रिपोर्ट है, उसमें देख सकते हैं कि कल भी अगर हमारी इमरजेंसीज थी तो वो 2360 से ज़्यादा इमरजेंसीज थी। इसी तरह अगर आप उनमें देखें तो मेडिकल इमरजेंसीज जो थी वो 1320 इमरजेंसीज थी, जिसमें 66 लोगों की जो है वो डेथ हुई। ये हमारा कोरोना का भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता चलूँ, चूँकि ये जिस वक्त चल रहा है। इस वक्त हमने 7000 लोगों को जो है वो कोरोना के जो मुश्तबा लोग थे शिफ्ट किया है उनको, सस्पेक्टेड पेशेंट्स को। उसमें 5000 से ज़्यादा पेशेंट जो अस्पताल गए, क्वारंटाइन सेंटर्स में तकरीबन 2000 मरीज़ गए। इनमें कंफर्म 3600 पेशेंट्स थे और सस्पेक्टेड जो थे वो 3449। कोरोना हेल्पलाइन जो है वो हमारी चल रही है, उस पर 24,000 से ज़्यादा कॉल्स आई। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा नीचे आइए, इसमें देखिए तो ये देखें अब ज़्यादातर जो हमारी कॉल्स अगर आ रही हैं वो राशन से रिलेटेड है। 18,000 लोग अब हमें कॉल इसके लिए नहीं कर रहे, अब वो कॉल करते हैं राशन के लिए, और ये भी वही है जो कि राशन की दोबारा से हमें रिपीट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं फीडबैक में। ये हमने एक्सपो सेंटर जिस तरह विजिट किया उसमें 2360 से ज़्यादा मरीज़ आए, जिसमें 763 जो है वो एक्सपो में गए, जिनमें से बहुत सारे लोग अब डिस्चार्ज होकर वहाँ से जा चुके हैं। और अब तक तकरीबन 200 हमने जो है वो बरियल किए हैं मुश्तबा लोगों को, सस्पेक्टेड लोगों का। उनके बाद में टेस्ट आते हैं, काफ़ी लोगों के नेगेटिव आए, लेकिन उनको इज्जत के साथ बरियल देना और वो सारी चीज़ें करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको रेस्क्यू ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे लोग मिलते थे जो कि अनआइडेंटिफाइड होते थे। मसलन कोई मजदूर है, उसका हादसा हो गया, उसका फिंगरप्रिंट भी नहीं मिल रहा, उसकी फैमिली इधर आती थी, वो उसको ढूंढते थे। हमें जो कॉल्स आती थी कि जी मेरा बच्चा यहाँ से चला और उसके बाद वो अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने इसको रखते हुए मद्देनज़र रेस्क्यू 1192 की हेल्पलाइन शुरू की। 9211 को अगर आप उल्टा कर दें तो 1192। सो कोई भी अगर 9211 हो जाता था, कोई गुम जाता था, तो उनका पूरा डेटा ये आप देखिए। जिस तरह साहिवाल में कोई मेल है, ये 32 साल उम्र थी उसकी, ये अनकॉन्शियस हमें मिला, तो उसका हम साथ साथ डेटा रिकॉर्ड करते ताकि उनकी फैमिली जब हमें कॉल करें, उनको बेचारों को एक शहर में हर जगह पे ना जाना पड़े, हमें एक कॉल करें, हम उनकी मुसीबत को कम कर सकें, उन फैमिलीज़ को वापस मिला सकें। तो ये हम साथ साथ हमने इस सर्विस को भी आगाज़ किया। ये हमारी इंफॉर्मेशन सेल की इंचार्ज है, और ये जिसके होते हैं तो ये यहाँ पे ये हमारे तो यहाँ पे हमारे ये सेक्शन हमारी इंफॉर्मेशन सेल में लेडीज़ हमारी फीमेल ऑफिसर्स भी हैं जो बहुत एक्टिवली काम करती हैं। उसमें जो है हमारी पब्लिक रिलेशंस हो गई, हमारी मीडिया की मॉनिटरिंग, लॉस्ट हेल्पलाइन को ये लीड कर रही हैं। इसी तरह हमारा रेस्क्यू स्काउट्स और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारे पूरे पंजाब में हम ट्रेन कर रहे हैं। और इस वक्त हर यूनियन काउंसिल में हमारी एक कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो कि हमने बनाई है। और एक जरूरी मीटिंग चेयर की।
आज ये हमारा एक ब्रीफिंग होती है जहाँ पे हम जो भी उस दिन की इमरजेंसीज हुई होती हैं उनका बाकायदा जायज़ा लिया जाता है सुबह, और उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे रिस्पांस ठीक था, कहाँ पे डिलेड था। उसके लिए जो कोई भी साथ साथ प्लानिंग करनी होती है उसको बाकायदा बेसिस पे किया जाता है। इसके बाद LOS विजिट के लिए गए और तरबियती मशकों का जायजा लिया। और मीडिया टॉक की। डॉक्टर साहब, जो रेस्क्यू 1112 है ये उस दौर में बना जो अभी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, और ये उनका वो एक काम था जो आज भी लोग याद करते हैं। तो आप तौरे DG रेस्क्यू क्या समझते हैं कि उसमें कोई बेहतरी मजीद आई है आपके डिपार्टमेंट में, आपके शोबे में, या उससे इसका ग्राफ नीचे आया? आज जो मुझे याद है वो दिन जिस दिन एक हमने जदीद फायर सर्विस की बुनियाद रखी थी और वो मीनार पाकिस्तान था, वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी बैठे थे, मियाँ आमिर साहब उस वक्त नाजिम थे लाहौर के, और एक पूरी टीम थी। और जिस वक्त हमने वहाँ पे इसका सर्विस का आगाज़ किया और जिस यानी जो उसमें एक जोश, एक वलवला और वो सारी चीज़ें थी, उसके साथ हमने इसका शुरू किया। बहुत सारे हमारे चैलेंजेस थे। पहली बार हम एक जदीद फायर सर्विस शुरू करने जा रहे थे जदीद। उससे पहले हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी। उससे पहले हमने जब आपने ज़लज़ले में देखा एक बेबसी, तो हमने रेस्क्यू टीम शुरू की। आज वही रेस्क्यू टीम पहली टीम है जो कि साउथ एशिया में जिसको यूनाइटेड नेशंस की सर्टिफिकेशन मिली है। सो ये हमने टारगेट अचीव किया। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि जहाँ पे हमने चीज़ें शुरू होती हैं उनको मेंटेन रखना। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपने देखा कि जहाँ पे हमने इस सर्विस को शुरू किया, आज हम उसी तरीके से हम इसको मेंटेन रखने की भी कोशिश करते हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ऑब्वियसली इक्विपमेंट की टाइमली रिप्लेसमेंट बड़ी ज़रूरी है, फिर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी बड़ी ज़रूरी है, स्टाफ की फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, स्टाफ की साथ साथ ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। इन सारे प्रोसेसेस को, इन सारे मराहिल को पूरा करना और उसके बाद किसी चीज़ को मेंटेन रखना वो एक चैलेंज से कम नहीं था, स्पेशली हमारे इस एनवायरनमेंट में।
ये इस चीज़ को बरकरार रखना और एक माइंडसेट को चेंज करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज आप देखें तो हमने 80 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और अपना ऑस रिस्पॉन्स टाइम हमने 4 मिनट जो है 7 मिनट बरकरार रखा है। जब से हमने मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया, क्योंकि जब लाहौर आप देखिए बड़ा ट्रैफिक कंजेशन हो गई थी, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था, तो हमने 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में शुरू की और उसमें आज हम 5 लाख से ज़्यादा हमने जो है इमरजेंसीज़ पे रिस्पॉन्ड किया और हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम उसमें हम 4 मिनट ले आए हैं, जो कि कहीं पे भी इंटरनेशनली भी कंपेरेबल है और एक इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट मैं समझता हूँ है। इसी तरह अगर आप फायर सर्विस देखें तो उसने अब तक 1,40,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्ड करके और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत कितनी सारी हाई राइज बिल्डिंगें, इंडस्ट्री, सबको हमने बचाया है और अब तक 447 अरब के नुकसान को हम बचा चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये देखता हूँ कि हमें हमारा मोटो है वो है सेविंग लाइव्स, प्रमोटिंग सेफ्टी। तो हम साथ साथ हमें ज़्यादा खुशी वो होगी जिस दिन कल सुबह ये पता चले कल कोई इमरजेंसी नहीं हुई, क्योंकि आज हम जब 900 ट्रैफिक हादसा देखते हैं और जब ये देखते हैं कि ये प्रिवेंटेबल थे, तो अल्लाह ताला करे कि हमें इनको हम प्रिवेंट कर सकें। जो आग के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, जितनी ऊंची बिल्डिंगें बनाएं उनमें हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके ताकि वो कल को बिल्डिंगें महफूज हों, वहाँ पर लोग रहने वाले महफूज हों, उनके बिजनेसेस महफूज हों। हमें इन स्टेप्स के ऊपर भी अब इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हमेशा आपको चैलेंजेस का सामना रहा है, तो मौजूदा हालात में कोरोना बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ख़ासकर रेस्क्यू के लिए। आप हमें ये बताइए कि जो रेस्क्यू का पेशेंट होता है उसको जब आपके जवान शिफ्ट करते हैं, आप लोग उनको वहाँ से घर से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो किन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाता है और जो मरीज़ को आप देखते हैं उसको होता क्या है? आम लोगों को समझाने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आप डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन और आप खुद देखते रहे हैं कि रेस्क्यू 11, 22 की गाड़ियों में कोरोना के मरीजों को शिफ्ट किया जाता रहा। खुशकिस्मती से कोरोना जिस तरह एक फ्लू होता है, तो उसी तरह से ये एक किस्म है जिसमें आपको हो सकता है कुछ माइनर सा कोई सिम्टम्स हो और आप उसके बाद अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। 85% लोग ऐसे होंगे जिनमें माइनर से सिम्टम्स होके और उसके बाद वो इम्यूनिटी डेवलप कर चुके होंगे। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स होंगे जिनमें उससे थोड़ी सी ज़्यादा शिद्दत के सिम्टम्स होंगे और उसके बाद वो भी रिकवर कर जाएंगे। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनमें सांस की दुश्वारी हो और साथ उनको बुखार होना शुरू हो जाए। उस सूरत हाल में ये ख़तरनाक चीज़ होती है कि उनको निमोनिया या उनको चेस्ट इन्फेक्शन सा डेवलप हो रहा है। वो एक ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। ये बहुत थोड़े लोग हैं और खुशकिस्मती से हमारा यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं अगर वेस्ट के साथ कंपेयर करता हूँ तो हमारा जो डेथ्स का रेशियो बहुत कम रहा है और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ करम रहा है कि उस तरह से मोर्टेलिटी जिसको डेथ्स हैं वो उस तरह से नहीं हुई। तो वो अगर आप देखें तो वो वाले लोग जो कि शदीद जिनमें सांस लेने में दुश्वारी हो, साथ बुखार हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग डेंजरस हैं और उस सूरत हाल में उनको फ़ौरन हॉस्पिटल जो है वो हमें कॉल करें 1122 के ऊपर, या अगर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचें ताकि वहाँ पे उनका इलाज जो है वो हो सके। तो आपके लिए जो उनको आप जब मुंतकिल करते हैं तो क्या एहतियात होती हैं कि उनका किसी को हाथ लगाने से वो वायरस मुंतकिल हो जाता है? किन चीज़ों से ऐसा होता है? ये सबसे बड़ा जो ये है ये रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है और अगर आपने हाथ आपका जो कि गंदा है किसी ऐसी सर्फेस पे लगाया उसके बाद आप चेहरे पे लगाते हैं, नाक में जाती हैं या इस तरह से आप अपने, तो उस वक्त उस रास्ते से अगर वायरस आपके यहाँ पे है तो सांस के रास्ते वो आपके फेफड़ों में जाएगा। तो यही सबसे बड़ा जो डेंजर रूट है। अगर इसी तरह कोई खांसता है या छींकता है आपके करीब या हवा में इन्फेक्टेड है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग चल रही है और वहाँ पे कोई मरीज़ आए हुए हैं, तो इसीलिए आप देखिए जब जहाज़ है उसमें आप जब ट्रैवल कर रहे हैं अगर उसमें कोई भी इन्फेक्टेड मरीज़ होता है तो पूरी वो एयर सर्कुलेट करती है और उसमें लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकती है। इसी तरह अगर एयर कंडीशनर है जहाँ पे एयर रीसर्कुलेट कर रही है और वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड लोग आ गए हैं, लोग ज़्यादा हैं, हजूम ज़्यादा है वहाँ पे, और उस सूरत हाल में वो इन्फेक्शन जो है वो पूरी जो फैलेगी। तो इसी वजह से जब हमने कोरोना का जो ट्रियाज सेंटर हमें मिला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि जी आप एक्सपो के अंदर पेशेंट्स जो आए वहाँ पे उनके इलाज को उनको सॉर्टिंग आउट के लिए फैसिलिटी बनाए। मेयो हॉस्पिटल जो है वो उसका जो हॉस्पिटल का एरिया है वो लुक आफ्टर कर रहा है और जो ट्रियाज फैसिलिटी हम आपको ले जाते हैं वहाँ पे दिखाते भी हैं। तो हमने एक ओपन एरिया में बनाया ताकि वहाँ पे एयर फ्लो ठीक हो और वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम हो, कि ये ना हो कि एक पेशेंट नहीं भी है और वहाँ पे दिखाने आ रहा है
तो वो भी इन्फेक्ट हो जाए। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और इसको इंश्योर करना, क्योंकि ये सांस के रास्ते फैलता है, ताकि ये फैले ना, ये बड़ा ज़रूरी है। हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम किस तरह से कोरोना का जो एक्सपो का जो ट्रियाज सेंटर है उसको हम मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे किस तरीके से मरीज़ आते हैं, किस तरह से उनको बाकायदा सॉर्टिंग आउट की जाती है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, और फिर उनका तो वहाँ से फिर जहाँ पे भी उनको ले जाने की ज़रूरत है, चाहे हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल जाएंगे, अगर सिर्फ आइसोलेशन हॉस्पिटल में जाना है जिस तरह एक्सपो बना हुआ वहाँ पे जाएंगे, या क्वारंटाइन सेंटर है जहाँ पे अभी उनके ऊपर सस्पेक्टेड है और उनका कंफर्म नहीं है वो क्वारंटाइन सेंटर में, तो फिर उनको वहाँ पे ले जाया जाता है। और अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है कुछ और, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ताकि हम उनको बाहिफाजत शिफ्ट किया जा सके। यहाँ से निकलने के बाद कोरोना सेंटर एक्सपो लाहौर विजिट के लिए गए और वहाँ के हालात का जायजा लिया। डॉक्टर साहब, एक्सपो सेंटर में किस तरह से क्या तरीकाकार है, किस तरह से 11 11 वाले रेस्क्यू किस तरह से काम कर रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको फैसिलिटी को जो है इस्टेब्लिश करें, तो हमने ये ट्रियाज फैसिलिटी है, तो ये क्लिनिक है जहाँ पे कोई भी जो इस कोरोना से रिलेटेड जिनको शुबा है, वहाँ पे कोरोना हेल्पलाइन भी है हमारी, और फिर यहाँ पे कोई भी कोरोना का पेशेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जिस वक्त वो आते हैं, आपने देखा कि यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ये इस्तकबालिया डेस्क है, और पेशेंट को एक फासले के ऊपर जो है बिठाया जाता है, और यहाँ पे ये पेशेंट को रजिस्टर करते हैं। अब तक हमारे 2500 से ज़्यादा यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं आए हैं। इसी तरह से इनका फिर बाकायदा डेटा सारा एंटर किया जाता है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें उस तरफ, तो ये सामने 3 हैं पेशेंट। अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ है ग्रीन होगा, येलो होगा, और फिर अगर बहुत सीरियस है तो रेड होगा। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स हजरात बैठे हैं यहाँ पे मेयो हॉस्पिटल के साथ, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, और मेयो हॉस्पिटल फिर जो अंदर का जो हॉस्पिटल है वो मेयो हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है। तो इस वक्त ये सेंटर हमने रखा, और इसमें आपने देखा कि इसको स्पेशली डिज़ाइन इस तरह से किया कि यहाँ पे हवादार हो और यहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का कोई चांस ना हो। तो उनको सेपरेट करके बिठाया जाता है ऐसे पेशेंट्स को, और यहाँ पे जो भी पेशेंट है वो पहले इधर आता है, फिर उसके बाद बाकायदा यहाँ पे से आगे एडमिशन होती है, और अगर यहाँ से कोई पेशेंट जाना है किसी दूसरे ज़िले में, उसको भी फिर यहीं से लेकर जो है बाहर जाया जाता है। तो ये तो हमारा दूसरे इस्लाम में भी यहीं से लोग शिफ्ट हो रहे हैं जी। अगर यहाँ लाहौर में कोई पेशेंट है, और लाहौर से फिर जिस तरह यहाँ के कोई बाहर के पेशेंट है, यहीं से उनको फिर साइन आउट करते हैं, और यहाँ से फिर उनको दूसरे अपने ज़िले में चले जाते हैं। इसी तरह जब एक बार वो यहाँ से हो जाता है, 3 पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है उसको पेशेंट को या एक्सपो में जाएगा जिस वक्त, तो यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। कैसी हैं आप सिस्टर? ठीक है। सो यहाँ पे हमारी ये टीम है जो कि साथ काम कर रही होती है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे हमारा रेस्क्यू का जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पे पूरा सारी इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारा रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जहाँ पे हम जहाँ पे हम पूरा सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, जिनको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है, उनको फिर ये हमारी स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज हैं जो कि जिनमें उनको शिफ्ट किया जाता है, जिसमें बाकायदा ये टीम है। ये ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर है, ये इसको स्पाइन बोर्ड होता है जो कमर की चोट के मरीज़ों को शिफ्ट करने के लिए जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये इसमें वेंटिलेटर मौजूद है, और ये वेंटिलेटर को साथ साथ चेकिंग करने का भी निज़ाम है, ताकि हम रेगुलरली अपने इक्विपमेंट को चेक करते रहें, और इसमें फिर मॉनिटर, और ये हमारा ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है, ताकि अगर हार्ट आपका स्टॉप कर जाए या कोई हार्ट अटैक, उसमें आप रिवाइव कर सकें, उसको शॉक दे सकें। तो ये सारी चीज़ें इससे इक्विप्ड है, और ये सारा पाकिस्तान में हमने पहली बार डेवलपमेंट शुरू कराई। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे फायर ट्रक्स वगैरह भी खड़े हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी यहाँ पे अंदर इमरजेंसी हो तो उसको जो है हम वहाँ पे कर सकें। जो भी लोग हमारे फिर एम्बुलेंस आती है और जिन्होंने ऐसे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, उनको बाकायदा ये अगर आप देख सकें तो ये बाकायदा एक डीकंटामिनेशन एरिया बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे लोगों को जब वो आते हैं, एम्बुलेंस आती है और इसी तरह लोग आते हैं, उनको बाकायदा एक डीकंटामिनेट करते हैं ताकि वहाँ पे उनको डिसइंफेक्ट किया जा सके, और एक बाकायदा डिसइंफेक्शन करने के बाद फिर ऐसे लोगों को जो है वहाँ पे पहुँचाया था।
डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तो वेंटिलेटर का बड़ा कमी का सामना था, आपके पास कितने वेंटिलेटर, आपने तो एम्बुलेंस में लगाए हुए हैं? जी, हमारे 120 के करीब हमारे पास वेंटिलेटर्स जो है वो इस वक्त पूरी फंक्शनल है, और उनमें बाकायदा हमारे पास, उनको हम ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर कहते हैं, उनमें साथ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी फिट हुए होते हैं। तो इमीडिएटली पेशेंट को चाहे एम्बुलेंस में ले जाना हो, उसके बाद फिर वहाँ से अगर ट्रांसफ़र भी करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। सो ये जो है हमने जो फैसिलिटी स्पेसिफिकली हमने एक रेस्क्यू कार्डियक एम्बुलेंसेज डेवलप की पहली बार पाकिस्तान, जिसमें वेंटिलेटर भी है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर कहते हैं, अगर कोई हार्ट किसी का रुक गया तो उसको शॉक देना हो तो उसको वो देने के लिए भी मौजूद है, मॉनिटर्स होते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें, प्लस अगर कमर की चोट या मरीज़ है उसको हम स्पेसिफिकली स्पाइन बोर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक लोडिंग स्ट्रेचर। ये हमने सारी उन्हीं तर्ज पे और उन्हीं ट्राइंस पे बनाया जिस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर पहली बार पाकिस्तान में डेवलपमेंट शुरू कराई। तो डॉक्टर साहब, जो कोरोना वायरस है वो आपके कुछ रेस्क्यू के जो लोग हैं उनको भी शिकार हुआ, क्योंकि वो बड़ा फ्रंट लाइन पे आके काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम? जी, ये तो एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ लोग जिनमें कि कुछ सिम्टम्स आए और थोड़े से थे हमारे, कुछ एक पिंडी में हुआ, इस तरह जेलम में हुआ, कुछ लाहौर में केसेस के जिनके पॉजिटिव हुए, उनको फिर हमने कुछ को क्वारंटीन किया जिनको थे, अल्लाह ताला का शुक्र है उनमें से ज़्यादातर के अब नेगेटिव हो गए हैं। अब एक दो ऐसे केसेस हैं जो कि अभी वो हैं, बाकी जो है थे कवर्ड। बाकी यही है कि जिस तरह से मैंने कहा कि 85% लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको माइल्ड से कोई सिम्टम हो के वो रिकवर कर जाएंगे। अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग रखें, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को बहुत सीरियस सिम्टम्स होते हैं जो कि सांस लेने में दुश्वारी है और उसमें साथ उसको साथ फीवर भी चल रहा है जिसकी वजह से कुछ चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह, वो एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें कि उसको फ़ौरन अस्पताल जाने की ज़रूरत है। इमरजेंसी नंबर पे हमें भी कॉल करने की ज़रूरत है। लेकिन हर खांसी नज़ला ज़ुकाम जो है वो कोरोना नहीं है, और हर इमरजेंसी जो मेडिकल की है वो भी कोरोना नहीं है। 80 to 90 वैसे भी हमारी डेथ तकरीबन नॉर्मल रूटीन में भी होती थी। तो इसमें अभी अगर आप नंबर देखें तो जितना नंबर है वो इस प्रोपोर्शनेटली अल्लाह ताला का बहुत करम रहा है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, कि जिस तरह से हमने बाकी यूरोपियन ममालिक में खुसूसन जो डेथ्स देखी और अभी हम अमेरिका में कुछ डेथ्स देख रहे हैं, उस तरह का पैटर्न नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है कि इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है, बट उसके ऊपर और हम रिसर्च कर पाएंगे तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे उन फैक्टर्स को, लेकिन उस पर डेफिनेटली रिसर्च के बाद हमको फाइनल कमेंट कर सकते हैं। तो लाहौर में दीगर इजला से भी लोगों को बुलवाया गया है जो आपके रेस्क्यू के लोग हैं? नहीं जी, चूँकि ये जो थी एक इमरजेंसी सारे ज़िलों में थी, तो इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो किया जाए इकट्ठा। तो यहाँ पे हमारी टीम है, हमारी जिस तरह अकेडमी की टीम, वो अब कोरोना का जो एक्सपो सेंटर जो हमारा वो जो है ट्रियाज सेंटर जो है, जो क्लिनिक वहाँ पे बना हुआ है, उसको हम मैनेज बेसिकली इस तरह से करते हैं। दूसरे जो है हॉस्पिटल का एरिया, वो मेयो हॉस्पिटल वाले जहाँ पे पेशेंट्स हैं वो उसको मैनेज कर रहे हैं। सो इसी तरह से जो हमारी बाकी की लाहौर की टीम थी उसने कुछ एम्बुलेंसेज मुख्तस कर दी स्पेसिफिकली कोरोना के लिए, उसमें उनके स्पेशल सूट्स थे, उनका स्पेशल शिफ्टिंग थी। तो हमने जिस तरह नंबर जो हम हैंडल कर रहे थे उसमें उतना ही उसके लिए एम्बुलेंसेज को हम मुख्तस करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर से कोई शिफ्ट होना था कहीं से भी, तो सारी जगहों पे हम इस वक्त एमरजेंसी कवर दे रहे हैं, और उसमें वो हो चाहे तदफीन का अमल हो, उसमें भी फिर हम हेल्प कर रहे हैं सारे। तो ये पंजाब में चूँकि बाकी भी एक्टिविटी चल रही थी तो वो मुश्किल था कि हम उनकी टीमों को इधर बुला लें। डॉक्टर साहब, सुबह से हमने देखा कि आप यूनिफॉर्म में ही हैं, और एज ए डीजी रेस्क्यू आपकी क्या जिम्मेदारी है, और आजकल इन दिनों में आपकी मसरूफियत क्या होती है, क्या कुछ करते हैं? देखिए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर है वो किस तरह से अपनी टीम को लीड कर सकता है। आई थिंक ये एक मुश्किल टाइम था और इमरजेंसी का टाइम था। अगर लीडर ही पीछे से चला जाए और मैं छुप के बैठ जाऊँ तो फिर मेरी टीम किस तरह काम कर सकती है। और यही मैंने देखा कि जिस ज़िले में भी उसका ज़िले का जो ऑफिसर था उसने एक लीडरशिप रोल प्ले किया, वहाँ पे टीम भी हाईली मोटिवेटेड है, वो भी काम कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि जब तक ये है हम यूनिफॉर्म में रहेंगे। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी जितनी हम एहतियात कर सकते हैं वो है, लेकिन मैं इस वक्त अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस वक्त मुझे अपनी टीम के साथ रहना है, उनके शाना बशाना रहना है। रिस्क है, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेंगे और अगर लीडर उनका चला जाएगा तो फिर आगे टीम काम नहीं करती। डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा सा ज़ाती सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप फील्ड में रहते हैं और कोरोना जैसे एक वबा है कि लोगों को लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया, तो आपको घर में जाने में घर वाले कबूल कर लेते हैं कि आप कोई ऐसा जो है वो वायरस तो नहीं लेके आ रहे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं ज़हनी तौर पे
तैयार था कि पता नहीं मुझे किस वक्त होता है और किस वक्त मुझे आइसोलेशन की ज़रूरत पड़े। तो या तो हमारे यहाँ पे भी हमने आइसोलेशन का अपनी फैसिलिटी जो है प्रिपेयर कर ली कि अगर हमारे रेस्क्यू वर्कर्स को ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पे भी उनको क्वारंटीन करेंगे और यहीं पे हम आइसोलेट करेंगे। और इसी तरह मैंने अपना कमरे में भी, घर में भी एक आइसोलेशन रूम अलहदा बना लिया था, वहाँ पर बिस्तर लगा लिया हुआ था। और वहीं पे कि ऐसी सूरत हाल में तो जब भी घर में अंदर घुस रहे होते हैं तो सारे लोग अभी दूर दूर रहते हैं, तो अभी वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं कि जी आप सारे ऐसे एरिया से आ रहे हैं। तो वो जो है इस वक्त घर वाले भी सब जो है वो बाहर मिलते हैं और बाहर, तो इस वक्त मुझे भी आइसोलेशन के अंदर जो है वो रहना पड़ता है, लेकिन ये मजबूरी है, इस वक्त एक चैलेंज है। लेकिन आप तो आम हालात में भी हालत जंग में होते हैं, कोई अगर आग बड़ी लग गई है या कोई खुदा न खासा ऐसा हैपनिंग हो गया तो घर वालों को कैसे टाइम दे पाते हैं? ऐसी आपकी जॉब है, ऐसी आपकी ड्यूटी है, तो घर वाले तो मेरा ख्याल आपसे बड़ा तंग रहते हैं। सही आपने कहा, ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल आपने एक वो दुखती जिसको कहते हैं ना रख के ऊपर आपने वो रख दिया है। ये एक बड़ा डेफिनेटली जिस दिन इमरजेंसी सर्विस हम शुरू कर रहे थे उस वक्त मैंने बहुत इस चीज़ को सोचा भी, और ना दिन पता होता है ना रात को भी अगर कोई मेजर इमरजेंसी हो जाए तो उस वक्त भी आपको एक्टिव होना है, टीम को लीड करना है, गाइड करना है, बड़ा मुश्किल है। रात को भी मिडल ऑफ द नाइट भी कॉल आ जाती है, खुदा न खास्ता इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये इमरजेंसी हो गई, यहाँ पे आग लगी हुई है, पूरी इंडस्ट्री जल रही है, तो आपको उस वक्त सूरत हाल में जाना भी पड़ता है, समटाइम्स गाइड करना पड़ता है। सो डेफिनेटली एक बड़ा मुश्किल है। काफ़ी बार मुझे वार्निंग्स मिल चुकी हैं घर से कि डिसाइड कर लीजिए कि जी जो है ये 2 वेग में नहीं रह सकती, या कोरोना रख सकते हैं, या ये तो आप डिसाइड कर लीजिए किस तरफ जाना है। बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है कि देखिए ये, और एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था बिकॉज जब आप अच्छी वाली आपकी प्रैक्टिस हो, आपका हॉस्पिटल हो, आपकी सारी चीज़ें, उन सबको छोड़ के आके एक पब्लिक सर्विस करना और लोगों की मदद के लिए आना और सब कुछ छोड़ना, वो बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस था, मेरे लिए भी था, मेरी फैमिली के लिए भी था, और एक बड़ा मुश्किल डिसीजन था। लेकिन मैं समझता हूँ जब बहुत मुश्किलात भी आती हैं और बंदा, और अपनी ज़ाती नहीं है, मैं कभी भी किसी ज़ाती चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जाके कि जी आज हमें ये करना है, हमें ये सर्विसेज बने तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा, तो इस तरीके से जो सारे जाके अपने स्टाफ के लिए मांगना, आज माशाल्लाह इतने सारे लोग हमारे रेगुलर हो गए, उनके लिए हमने गवर्नमेंट ने फिर FDA अप्रूव किया, सारी चीज़ें उनके लिए मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि उनके लिए हम फाइट करें, उनको जितना बेहतर से बेहतर, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा नहीं करेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी ये चीज़ों को सबको छोड़कर आकर और ये काम करना वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। लेकिन जब एक बंदा आता है और आके कहता है कि जी आज अगर मैं जिंदा हूँ, बाकी तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अगर उस दिन रेस्क्यू टाइम पे ना पहुँचती तो शायद मैं ज़िंदा ना होता, तो आप कहते हैं अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस काम के लिए चुना, फिर उसके बाद हम इस काम को कर सके हैं और आज एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है जो कि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विस हम पाकिस्तान में बना सकें। और बस मेरी अल्लाह ताला से दुआ यही होती है कि इसी तरह हम इसके मेयार को, इसके स्टैंडर्ड को हम बरकरार रख सकें और आवाम को बगैर किसी सिफारिश के एक नंबर डायल करें 1122, तो उनको वो सर्विसेज मिल सकें। डॉक्टर साहब, जितना अरसा आपको इस ओहदे पे हो गया है, इस दौरान कोई ऐसा हैपनिंग, ऐसा कोई इशू बना हो जिसमें आप बेबस दिखाई हो? जैसे एक शालम मार्केट में बहुत बड़ी आग लगी थी, हमने आपको देखा कई रोज़ तक आप वहाँ पे रहे, कोई ऐसा कौन सा? मुझे याद है जी 18 दिन हमें वहाँ पे गुजारने पड़े, और क्या वो छोटी छोटी गलियाँ थी वहाँ पे वो, और लोगों की बेहिसी देखी कि अब यहाँ पे आग लगी हुई है, लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, दूसरे अपने रूटीन में चल रहे हैं, जैसे कोई नोबडी इज़ बॉदर्ड। लोग इसी तरह जब हम जाते हैं तो रास्ता नहीं देते, तो मैं अब लोगों में चेंज आया है, लेकिन बड़ा मुश्किल ये एक टाइम था। प्लस जो सबसे बड़ा अफसोस मुझे जिस पे हुआ वो गखड़ प्लाजा, जहाँ पे हमारे 13 फायर फाइटर्स की शहादत हुई, वो एक बड़ा मुश्किल टाइम था उस दिन में। इट वाज लाइक, और वो एक ऐसी बिल्डिंग जिसका कुछ फ्लोर्स की इजाज़त दी थी, ज़्यादा फ्लोर्स डाल चुके थे, बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी तक हमने कंक्रीट की बिल्डिंग्स को इस तरह से गिरते हुए नहीं देखा। वो एकदम बिल्डिंग जो ऐसे नीचे आई कि किसी को निकलने का भी वहाँ से टाइम जो है वो नहीं मिला, और वो जब तक अगले 2 दिन तक उनकी हमने बॉडीज़ को सारा निकाल नहीं लिया तो वहाँ से ना मेरा जाने को करता था। और बड़ा मुश्किल एक टाइम था अपने बच्चों को एक उस तरह से देखना, बिकॉज हम एक रेस्क्यू, हम एक फैमिली है और हम एक दूसरे की फैमिली, बिकॉज हमने इमरजेंसी में ऐसी सूरत हाल में जाना है जहाँ पे कि एक मुश्किल टाइम है। अगर हमारा बंदा पीछे डरपोक होगा, वीक होगा, और वो हम पीछे मुड़ के देखेंगे वो पीछे नज़र ही नहीं आएगा, तो वो तो फिर आपकी जान को भी ख़तरा होता है ऐसी सूरत हाल में। तो एज ए टीम हम काम करते हैं, और ऐसी सूरत हाल में
वो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। LDA वाला एक और वाक़या बड़ा अफसोसनाक था, जिस पे बड़ा हमें दुख, जहाँ पे हम रिस्पॉन्ड भी कर गए, हमने सब लोगों को इवैक्यूएट भी कर दिया था। वो जो एंड में लोग थे उनको हमने कहा भी कि वहाँ से निकल जाए, उन्होंने बड़ा एक कैजुअल एटीट्यूड लिया कि जी हम यहाँ पे तो होता रहता है। वो उसकी इस किस्म के कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको बड़ा दुख, बिकॉज जब आप सारा दिन और रात मेहनत भी करते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ भी खतरे में डाल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ उस दिन अगर एग्ज़िट खुले होते, साइडों पे जिस तरीके से उन्होंने ब्लॉक्स रखे थे वो रख के बिल्कुल एंट्रेंसेस सबको ब्लॉक ना किया होता, और वो लोग उस वक्त हमारी बात बर वक्त सुन लेते, तो शायद किसी की भी वहाँ पे शहादत ना होती। सो बड़ा ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो कि हमेशा आपको ज़िंदगी के अंदर जो है वो, लेकिन उस दिन हमने एक अहद किया था जो मैं आज भी दोबारा से कहता हूँ कि हम दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, जब तक कि हम फायर सेफ्टी को यकीनी नहीं बनाएंगे। यानी एग्जिट्स हैं, अगर वो खुले नहीं हैं तो उनका क्या फ़ायदा। एग्जिट्स हैं वो सही तरह डिज़ाइन नहीं है, सीढ़ियों को निकलने के रास्ते नहीं है, तो फिर तो आप अपनी बिल्डिंगें जो बना रहे हैं खुद अपने लिए आप एक सानहात क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ये इस रवैये को बदलना है। हम दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन फायर सर्विस ले आए, हमने अब ऊंची लैडर भी ले आए, सब कुछ आ गया, लेकिन जब तक हम इन सेफ्टी के इंतजाम को यकीनी नहीं बनाएंगे तो तब तक तो लोग अब जाएंगे, हर बार फायर की गाड़ी बाहर हाइड्रेंट नहीं लगे हुए, हर बार वो भरने जा रही है, तो किस तरह से आप करेंगे। शहर, पुराना शहर कहते हैं कि उसमें ये सब कुछ हाइड्रेंट हुआ करते थे, आज वो किधर गए सब कुछ। तो जो हम सिटी प्लान करें, नई बिल्डिंगें बनाई, डेवलपमेंट होनी है, बस सिर्फ उसको हम यकीनी बना लें कि वो महफूज हो, उसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम रखे गए हैं। क्योंकि हमें ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन कल सुबह ये पता चले कल कोई इमरजेंसी नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक हादसा नहीं हुआ, कोई जवान बंदा उसमें उसकी डेथ नहीं हुई, किसी बंदे की शहादत नहीं हुई। तो ये हमें रवैया बदलना है, ये जिम्मेदार कौम है। और यूरोप ने करके दिखाया, अमेरिका ने करके दिखाया, कोई नामुमकिन चीज़ें नहीं है। मैं भी जब ये सर्विस शुरू कर रहा था, मुझे याद है 6 महीने साल मैंने जहाँ जाना, मैंने मुझे लोगों ने कहा पागल है आप, अमेरिका की बातें करते हैं, यूरोप है, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है, यहाँ पे रेस्क्यू बन सकता, यहाँ पे सर्विस शुरू हो सकती है। डॉक्टर साहब जाएं अपनी प्रैक्टिस करें, अब जाएं पैसे बनाएं, ये किस चक्रों में आप पड़े हुए। लेकिन एक चीज़ थी और अल्लाह ताला का शुक्र हमने करके दिखाया। सो देयर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और हमें मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ नहीं। आज हम मुल्क के अंदर सिर्फ अपने गवर्नेंस के सिस्टम्स को ठीक कर लें, इस किस्म के हम मॉडल्स को बना लें, तो इस मुल्क के अंदर सब कुछ है, यूथ है, सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं। सो अल्लाह ताला करे कि हम ये जो बढ़ती हुई एमरजेंसीज़ की शरह है, इसको प्रिवेंशन पे जो हर महकमा है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इफेक्टिवली काम करके इसको रोक सकें। डॉक्टर साहब, किसी भी बड़े प्लाजे में आग लगती है, किसी बड़े बिल्डिंग को आग लगती है, तो मौक़िफ़ ये आता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन उसमें लगता है कि बाज़ दफ़ा पिछले दिनों ये हुआ कि एक MM आलम रोड पे एक प्लाजा था, उसे आग लगी, पता चला बहुत बड़ा रिकॉर्ड जल गया। तो ऐसी आग आप पकड़ पाते हैं जो खुद लगाई जाती है? जी, आई थिंक उसमें इन्वेस्टिगेशन के कुछ तरीक़ाकार हैं और उसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और आपको फ़ौरन पता चल जाता है। मसलन एक आग लगी है, आपको बहुत लेट कॉल की है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो चाहते ये थे कि पूरा पहले आग लग जाए, फैल जाए, फिर उसके बाद कॉल किया जाए। क्योंकि आग का बेसिक असूल ये है कि जितनी जल्दी आप हमें कॉल करेंगे उतनी जल्दी हम पहुँच सकेंगे और उसको आग को बुझा सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या था वहाँ पे, क्या रिकॉर्ड रखा गया, सो सारी चीज़ें। कई जगहों पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें इस किस्म का बड़ा विजिबल एविडेंस फिर आपको मिलता है और उसमें फिर ये चीज़ें हैं। ऑब्वियसली कई जगहों पे ऐसी होती हैं चीज़ें जहाँ पे ये होते हैं इंसिडेंट्स। आपका डेड बॉडीज़ को आप शिफ्ट करते हैं, मरीज़ों को शिफ्ट करते हैं, तो जो आपके रेस्क्यू के लोग हैं, जो आपकी टीम है, जहाँ आप खुद हैं, दिल सख्त हैं, पत्थर दिल हैं? जी, एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। मैं तो खुद चूँकि एक सर्जन हूँ और चूँकि मैं सर्जरी, एक हमारा तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मुझे याद है पहले दिन जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और वो डेड बॉडीज़ के ऊपर से शीट उठाते हैं, तो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फेंट हो जाते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तो उसके लिए जब आपने सर्जरी करनी है, जब आपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है, कई हमारे पास इतने बुरी हालत में बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स आते थे, कुछ और जिनको हमने ट्रीट करना है, अगर हम ही वहाँ पे हाथ पैर हमारे फूल जाएँ तो फिर हम उनका इलाज कैसे करेंगे। तो मुश्किल है। और इसी तरह से हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी स्पेसिफिकली ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। जो भी हमारी ट्रेनिंग में आता है, अगर उसको हाइट से फोबिया है, पानी से फोबिया है, या क्लॉस्ट्रोफोबिया जो स्पेस में अंदर किसी गुंजान बड़े नैरो जगह में घुसने में उसको डर और खौफ होता है, या फायर का फोबिया है,
तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो बंदा है तो वो रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। तो ही मे हैव बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट अगर उसमें ये 4 फियर्स हैं तो फिर वो नहीं बन सकता। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को ओवरकम करना और इन ट्रेनिंग से गुजारने का मकसद यही होता है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। और इसलिए हमने ट्रेनिंग को शुरू में हमारे कुछ लोग ऐसे कमज़ोर आए, उनकी वजह से आज भी हमें प्रॉब्लम है, तो अब हम समझ नहीं आती उनके साथ अब क्या करें। लेकिन आज हमने जो ट्रेनिंग का अमल है उसमें इसको यकीनी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि जहाँ भी लोग आएँ वो सारे हमारे अच्छे हों। चूँकि शुरू में हमारे पास ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं था, हमें जहाँ मिली जगह वहाँ पे मैं लेके गुजारा करना पड़ता था। कुछ हमने पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल में कभी ट्रेनिंग कराते थे, हमने शुरू इसी तरह किया। अगर हम इंतज़ार करते तो शायद कभी भी ना। आज हमारे पास एक एकेडमी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, वहाँ पे ट्रेनिंग के मेयार को भी हमने बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन ये चैलेंजेस आपके पास आते हैं और जिसके पास ये चीज़ें नहीं है वो फिर ऑब्वियसली अनफिट है टू बी अ रेस्क्यू। अच्छा, जो ट्रेनिंग आप यहाँ पे एकेडमी पे आप देते हैं, इस ट्रेनिंग को आपने खुद भी ट्रेनिंग ये ली है स्पेशली? जी, सबसे पहले मैंने खुद इसको लीड करना था। मुझे याद है जिस दिन हमने लीड में किया तो हमें खुद उस वक्त हम मेडिकल की सारी ट्रेनिंग खुद कराता था कि जी फर्स्ट एड किस तरह देनी है, दिल को मुतहरक किस तरह करना है, CPR किस तरह करनी है, ट्रॉमा का पेशेंट है उसको किस तरह से, फ्रैक्चर हुआ हुआ है किस तरह, तो हम ये सारी चीज़ें और वो कराते थे। फिर साथ हमने रेस्क्यू की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे, उनको हमने यूज़ किया और वहाँ पे वो टावर था तो वहाँ पे लोगों ने कहा जी ट्रेनिंग सख्त है। तो मैंने कहा कि जी क्या चीज़ जो है वो सख्त है। पहला हमारा टूर चल रहा था तो उन्होंने कहा जी बंद करा दें इसको, फलाना करा दें। मैंने कहा जी बंद तो नहीं हो सकती, मैं देखता हूँ जो ज़्यादा ज़्यादती वाली चीज़ें मैं उनको। तो वह गया तो मैंने कहा जी कौन सा ये 100 फुट के टावर से छलांग मारना क्या मुश्किल चीज़ है। जून जुलाई का महीना था और मैंने जोश में बात करते हुए उनसे कह दिया। अब मैंने उनकी चूँकि बाकायदा पहले प्रैक्टिस होती है 2-3 दिन ताकि फियर को करें किस तरह से हाइट पर चढ़ना है, किस तरह बाकायदा। तो मैं अब ऊपर टावर पर चढ़ गया और जब मैंने नीचे देखा तो मैंने कहा शायद गलती हो गई, मैं जोश में जो है ज़्यादा बोल गया हूँ। तो लेकिन इसके जी अगर मैं नहीं लीड करूँगा तो फिर जो है वो बाकी टीम नहीं करेगी। तो मैंने उस दिन पहली छलांग ना सिर्फ मारी बल्कि उसके बाद जून जुलाई की गर्मी के अंदर हमारा मई में कोर्स शुरू हुआ था, पहला कोर्स हो चुका था और रोज़ाना दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब जिस वक्त पीक होती थी गर्मी की, उस वक्त मैं खुद चढ़ता था टावर के ऊपर और जितने कमज़ोर लड़के होते थे उनको साथ लेकर चढ़ता था ताकि अगर मैं नहीं करूँगा सबसे मुश्किल तरीन चीज़ें तो मेरी टीम नहीं करेगी। ये हमें एजाज़ हासिल हुआ कि हम पहली बार पूरे साउथ एशिया में हमारी टीम जो है वो यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाई हुई। 1122 की एकेडमी में तरबियत कैसे दी जाती है इसके बारे में मुकम्मल ब्रीफ किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एकेडमी में ट्रेनिंग किस तरह की दी जाती है, क्या कुछ सिखाया जाता है? जी, यहाँ पे तमाम जहाँ पे थियोरेटिकल ट्रेनिंग है जिसमें उनको ज़िंदगी बचाने की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, किसी का अगर सांस नहीं आ रहा किस तरह बहाल करना है, किसी का दिल नहीं चल रहा किस तरह CPR करनी है, वो मेडिकल विंग है जो हमारा वो ट्रेनिंग देता है। फिर ये हम जहाँ पे एरिया में है ये रेस्क्यू की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कुआं है, कुएं में लोग अक्सर आप गिर ना जाइएगा है, आपको हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो इसलिए ये यहाँ पे कुआं है। अक्सर हमें साउथ में ख़ास तौर पर ज़्यादा कॉल्स आती हैं जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, कोई टॉक्सिक गैसेज हैं उसकी वजह से नीचे रह गए या वहाँ पे, तो वो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। इवन जानवर गिर जाते हैं, कभी भैंस गाय गुजरी हैं तो उनको हमें निकालना पड़ता है। तो हम ऐसी सूरत हाल में हम उनको भी रेस्क्यू करते हैं बिकॉज तो ये एनिमल रेस्क्यू हमारे काफ़ी होते हैं जिनको चाहे भैंस हो, चिड़ियाँ फंस जाती हैं, चीलें फंस गई कभी दरख्त में या कभी डोर में, उनको भी हम जो एक जिंदा वो है तो उसको हमें जो है वो बचाना है। बिल्कुल। तो ऐसी अगर किसी जानवर की या किसी परिंदे की होती है तो वो बड़ी वीडियो वायरल होती है और रेस्क्यू को बड़ा लोग फिर हम उसको पसंद। देखिए और कौन आएगा, हम ये सोचते हैं ना, हमने जिस तरह कई और जिस तरह फ्लड की हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, आज अब देखिए
ये सारे फ्लड का भी हम ऑपरेशन पूरे पंजाब में अब करते हैं, तो लोग बेचारे कौन आएगा उस वक्त उनकी मुसीबत में मदद करने। तो हमने इसलिए कोशिश यही की कि जो भी हमारे नंबर पे कॉल करें हम उसकी एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग इतनी रखें ताकि हम उन लोगों को जो है वो मदद कर सकें। ये बोट यहाँ पे होता है, ये हमारी लेक है, जो भी लड़का आता है ट्रेनिंग के लिए उसमें बाकायदा यहीं पे हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं किस तरह इंजन ऑपरेट करना है, किस तरह से अगर अब फ्लड एरिया में है तो वहाँ पे ये ना हो कि आप वहाँ पे इंजन ख़राब हो जाए, कुछ और वहाँ पे ना चल सके। तो ये सारी चीज़ों को साथ साथ हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि यहाँ से वो ट्रेन होके जाएं। और जो हम फायर रेस्क्यूअर्स रख रहे हैं वो सब इंजीनियर्स भी हैं ताकि वो फायर सेफ्टी को भी प्रमोट कर सकें, बिल्डिंग डिज़ाइन को भी देख सकें, इसी किस्म की ट्रबल शूट करनी है, इंजन को ठीक करना है तो वो भी ठीक कर सकें ताकि वो एक मल्टीटास्किंग कर सकें। क्योंकि एमरजेंसी में तो आपको लोग नहीं मिलते, तो उस वक्त तो आपको इम्प्रोवाइज़ करना है, आपको चीज़ों को चलाना है ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। तो ये ट्रेनिंग के दौरान भी कभी ऐसा हुआ कि किसी को रेस्क्यू करना पड़ा? हमारा सेफ्टी के इंतजामात हम यहाँ पे जो है वो इंश्योर करते हैं ताकि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को पूरी प्रायोरिटी दी जाती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई सीरियस वाक़या नहीं हुआ। कभी कभार दौड़ने में कोई गिर जाए या स्लिप हो जाए और उसकी वजह से कोई माइनर फ्रैक्चर, उससे बियॉन्ड कभी ऐसी चीज़ों को जो है वो वहाँ पे नहीं है। तो हमने सेफ्टी को पूरा मद्देनज़र रखा जाता है और उसको हिफाजती तदाबीर को स्पेशली इन एक्टिविटीज़ के अंदर टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। डॉक्टर साहब ये क्या है? यहाँ पे हम आपकी फिटनेस चेक करेंगे जिस तरह फायर फाइटर्स की फिटनेस को चेक किया जाता है। चलें आइए ऊपर चलते हैं। ठीक है, फिटनेस टेस्ट अच्छा है। फिटनेस टेस्ट अच्छा हो ठीक गया। है ना? आप भी आए ना जी? हाँ जी, आपका तो ज्यादा ज़रूरत है इनको हाँ। थोड़ा वेट लूज करने की। ये हमारा फायर फिट टावर है, इसमें हर फायर रेस्क्यूअर की फिटनेस को चेक किया जाता है। जिस तरह हमने आपकी हाँ। फिटनेस को चेक कि किया, हम एक ही सांस में ऊपर आ गए। सांस में ऊपर आ सके, नहीं आ सके, तो इस तरह उसने एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है जिसमें उसने कोई ऑलमोस्ट ये 30 से 35 किलो का, जिसमें उसने सूट पहना होगा, पीछे उसका ब्रीदिंग अपरेटस होगा, ये होगा, वो सारा कुछ लेकर उसने आना है। फिर ये हमारा फायर टावर। बिल्डिंग क्या है? फायर टावर है, अच्छा, जिसमें उसको रेस्क्यू करना है, फायर फाइटिंग भी करनी है। ठीक उसको है। सिनेरियो दिया जाता है कि 8वीं मंजिल पे आ गए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं पीछे हमारा स्विमिंग पूल है जिसमें उनको तैराकी सबको सिखाई जाती है अब। ठीक है। इसी में कुएं जिसमें वो डाइविंग की भी करता है प्रैक्टिस, ताकि जो हमें आती हैं कि जी लोग डूब गए हैं, उसमें मिट्टी वाले पानी में सर्च करना जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में दरियाओं में, नहरों में जाके सर्च करना बड़ा एक चैलेंज होता है। और वो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे है जैसे 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हुई हुई है। ठीक है, जैसे सुंदर में एक हुई थी। जी बिल्कुल। और सुंदर में कितना प्रोफेशनल अंदाज से हमारी स्पास अकेडमी टीम ने उसको लीड किया और फिर हमारी दूसरे ज़िलों की टीमें आई जिन्होंने उस पर ऑपरेशन हेल्प किया। तो उसमें किस तरह से निकालना है, किस तरह टनल्स में जाना है। मुख्तलिफ टनल्स हैं तकरीबन यहाँ पे जो 8 गेट्स हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके, और अंदर तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाते हैं कहीं पे मुख्तलिफ वॉल्स को कटिंग करते हुए कि आप वहाँ पे पहुँच सकें और फिर जाके लोगों को रेस्क्यू कर सकें। तो ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है, उसमें बड़ा टेक्निकल भी होता है। और इसीलिए हमारी जो सब इंजीनियर्स की टीम है, जो हमारी फायर रेस्क्यूअर्स हैं, वो इसमें हमने उनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया है ताकि वो एक प्रोफेशनल अंदाज से इसको काम को कर सकें। अच्छा, इसमें वाकई फिटनेस का पता चलता है कि हम जितनी स्पीड सबके लिए फिटनेस ज़रूरी है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल हो या बाकी की टीम हो। तो मैं खुद रमज़ान के बल्कि आखिरी 10 दिन हम अक्सर पहाड़ों पे जाके कैंप करते हैं और वहाँ पे रोज़ाना हमारी फ़िटनेस एक्सरसाइज होती है। रोज़े से पहले घंटा डेढ़ हम शुरू करते हैं और फिर अफ्तारी करते हैं और उसके बाद फिर तो ये बाकायदा एक हमारा एक फ़िटनेस का चैलेंज होता है जो हर साल हम होल्ड करते हैं। और उसमें तमाम ज़िली अफसर को हम लेके जाते हैं ताकि अगर वो फिट होंगे तो नीचे अपनी टीम को फिट रख लेंगे। सर, इसका मतलब है कि अगर आप डीजी रेस्क्यू हैं, कोई भी हो आपकी जगह,
तो उसको फिट होना उसका भी ज़रूरी है, उसकी फिटनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद फिट नहीं होगा, उसका अपना पेट निकला होगा और खुद प्रोफेशनली वो जानता नहीं होगा कि किस तरीके से रेस्क्यू करना है, तो फिर वो किसी को चेक नहीं कर सकता। अगर कोई काम करने में गलती कर रहा है उसको नहीं चेक कर सकता। अगर वो खुद फिट नहीं है किसी दूसरे को नहीं वो कह सकता। तो पहले आपको खुद रोल मॉडल बनना ज़रूरी है, और अगर आप खुद रोल मॉडल नहीं बन सकते तो फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता। सो एनी लीडर, एनी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे दे हैव टू बी अ रोल मॉडल इफ दे वांट टू लीड अ टीम, एंड दैट्स ओनली वे कि आप एक मॉडल जो है सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एक एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में फिज़िकल फिटनेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये टॉप प्रायोरिटी है। इसके बगैर कोई भी अच्छी प्रोफेशनल इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें सारा दिन दिया अपनी मसरूफियत में से। हालांकि कोरोना की वजह से आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, सारा कुछ हमने देखा, सब कुछ लोगों को भी दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, और कोरोना का टेस्ट करवा लीजिएगा जाने के बाद। थैंक यू।